जीवन पर्यंत जब तक गाय जिंदा रहती तब तक वो जाती है, चरती है, और दूध देना बंद करने के बाद भी उसके गोमूत्र में और उसके गोबर में वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट, वो सारी के सारी औषधीय गुण अवेलेबल होते हैं जो हमारे लिए चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस भारत की सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे गाय की। गाय को हमारे देश में माता कहा गया, तो क्यों कहा गया? गाय का हमारे समाज में क्या स्थान था? तो जिस समय विदेशी आक्रांताओं ने हमारे यहाँ पे हमले करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने पहले नंबर पर शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारे अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है और जो औषधीय विज्ञान का रीढ़ है गाय, सबसे पहले उस व्यवस्था को तहस नहस किया जाए। हर घर में गाय पली होती थी और गाय के जो प्रोडक्ट्स थे, जो गोबर था, जो गोमूत्र था, जो दूध था, जो दही था, उससे हर घर में समृद्धि थी। हर घर के लोग, सभी घर के लोग निरोग थे। किसी को भी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लोगों के घुटनों का दर्द नहीं था, सिर का दर्द नहीं था। इन सारी बीमारियों से निजात पा रखी थी। अच्छे हष्ट पुष्ट लोग थे अपने देश में। तो उन्होंने सबसे पहले नंबर पे पूरी व्यवस्था को एनालाइज़ किया, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गाय, जो अच्छी नस्ल की गाय हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ है। आज हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन पैदा किया गया कि जर्सी गाय ज़्यादा दूध देती है। महोदय, आप ज़रा एक बार उठा करके भारतीय गायों की नस्लों के बारे में पढ़िए। आज भी पंजाब हरियाणा में ऐसी ऐसी गायें हैं जो 25-25 लीटर दूध देती हैं। एक गाय को दूहने के लिए 3 से 4 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। वो बारी बारी से दूहते हैं, तब वो पूरा उस गाय को दूह पाते हैं। ऐसी नस्लों की गाय आज भी अवेलेबल हैं भारत में। तो जिस समय उन्होंने इस पूरे सिस्टम को एनालाइज़ किया, विदेशियों ने, अंग्रेज़ों ने, तो उस समय उन्होंने कहा कि हाँ, ये गाय है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और अच्छी नस्ल की गाय है इनके पास। तो उन्होंने कहा एक काम करो, जो कत्ल खाने खुले हुए हैं वहाँ पर, मवेशियों के कत्ल के लिए जो कत्ल खाने खुले हुए हैं, वहाँ पर सबसे पहले नंदी को तहस नहस करो। नंदियों को सबसे पहले ढूंढ ढूंढ के मारो। एक बार गाय मिल जाए उसे चाहे छोड़ दो, परंतु नंदियों का कत्ल बहुत ज़बरदस्त करो। और यदि आपको याद हो कि भगवान शंकर के हर मंदिर में बाहर नंदी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, उसका शायद से मूल कारण यही है कि कहीं हम अपनी सभ्यता में, अपनी संस्कृति में, अपने पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण में अपने धर्म की जड़ों को ना भूल जाएं, नंदी को ना भूल जाएं। क्योंकि यदि नंदी को कत्ल किया गया तो क्या होगा, गाय की आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। जो अभी आजकल हम लोग देखते हैं, जो गायों की संकर प्रजातियां चलती हैं, जो जर्सी गाय चलती है, बेसिकली ये गाय नहीं है, ये सूअर है। इसको जो विदेशियों ने डेवलप किया, वो इस तरीके से डेवलप किया कि जितने दिन दूध दे, उसके बाद इसको कत्ल करके काट करके खा जाओ। इसीलिए आप इसका डील डॉल देखते हो। जो अपनी देशी गाय होती थी वो चुस्त दुरुस्त, एकदम मस्कुलर टाइप की उनकी बॉडी होती है। उनमें कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा मांस नहीं दिखाई देगा। वो यहाँ के वातावरण के हिसाब से ढली होती हैं। बट ये जो विदेशी गाय हैं, जो जर्सी गाय हैं, ये विदेशों के हिसाब से गली हैं। ये सर्दी के मौसम में तो ठीक है, परंतु गर्मी के मौसम में कहीं भी आपको खड़ी हुई हांफती मिल जाएंगी। इनके शरीर की प्रकृति उस तरीके की नहीं है कि हमारे यहाँ जो देश में जो 6 ऋतुएं हैं उस तरीके के मौसम को झेल सकें। तो फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो जिस समय विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले नंबर पे हमारे गायों की नस्ल को बर्बाद करना चालू किया। अब आप कहेंगे गाय की नस्ल किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल थी या अभी भी यूज़फुल है? तो आयुर्वेद के एक सिद्धांत के अनुसार आपको जो भी रोग होता है, आप जहाँ रहते हैं, आपके रहने वाले एरिया से 10 से 12 किलोमीटर की परिधि बना लीजिए। उतनी ही जगह पर आपकी सारी की सारी औषधियाँ अवेलेबल होती हैं, जो भी रोग आपको हुआ है। तो गाय को चरने जाती थी गाय के चरने से क्या होता था, और गाय के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी होती है। गाय को कभी भी आप कोई जहरीला पेड़ पौधा कुछ भी देंगे वो नहीं खाएगी, क्योंकि उसके अंदर सूंघने की क्षमता होती है। कोई भी चीज़ को खाने से पहले वो सूंघती है। आप देख लीजिए, जो देशी गाय होती हैं, वो कभी गर्म तासीर के पौधों की पत्तियां गर्मियों में नहीं खाएंगी, वो हमेशा सर्दियों में खाएंगी। कभी ठंडी तासीर की जो पत्तियां होती, ठंडे तासीर के जो पेड़ होते हैं, उनको कभी सर्दियों में नहीं खाएंगी। तो गाय के अंदर ये प्रकृति प्रदत्त गुण होता है सूंघ करके चीज़ को चूज़ करने का, जिसकी बेसिस पर क्या होता है कि वो आसपास घूमती है। आसपास घूमने के बाद मुश्किल से गाय कितनी दूर चरने जाएगी, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता जाएगी। तो वहाँ पे जाने के बाद जब वो डिफरेंट तरह के पेड़ पौधों को खाती हैं, डिफरेंट तरह की घास को खाती हैं, तो क्या होता है, उसके एक्सट्रैक्ट, उसके जो गुण हैं वो उनके दूध में आते हैं। और उसके बाद जब हम लोग गाय का दूध पीते हैं तो वही सारे के सारे गुण हमारे शरीर में जाते हैं। तो पहली चीज़ कि जो भी हमको रोग हुआ, उसकी जो आसपास औषधियाँ अवेलेबल हैं वो गाय के दूध से अंदर जाती हैं। और उसके अलावा
जो गाय के जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, कहा जाता है कि गाय ने इतने वर्षों के बाद दूध देना बंद कर दिया तो गाय खराब हो गई, गाय किसी काम की नहीं रही। ऐसा नहीं है महोदय। जो गाय का गोमूत्र होता है, जो गाय का जो गोबर होता है, उसमें जीवन पर्यंत जब तक गाय जिंदा रहती है तब तक वो जाती है, चरती है, और दूध देना बंद करने के बाद भी उसके गोमूत्र में और उसके गोबर में वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट, वो सारी के सारी औषधीय गुण अवेलेबल होते हैं जो हमारे लिए चाहिए। और आपको जान करके बहुत हैरानी होगी, आयुर्वेद में एक धूम्रपान पद्धति करके थी। धूम्रपान पद्धति का मतलब ये आजकल की स्मोकिंग नहीं, धूम्रपान पद्धति का मतलब औषधियों का धुआं करके डायरेक्ट फेफड़ों में दवा ले जाने की टेक्निक, जिसे आजकल इनहेलर बोलते हैं। इनहेलर, हम लोग दवा डायरेक्ट फेफड़ों में जाती तो ज़्यादा असर करती। उसी तरीके से हमारे श्वसन तंत्र के माध्यम से दवाओं को, औषधियों को अंदर लेने की सामर्थ्य, अंदर लेने की टेक्निक बहुत समय पहले इस देश में ईजाद हो चुकी थी। तो धूम्रपान पद्धति में गाय के गोबर के बने हुए उपलों का, कंडों का बहुत बड़ा योग है, क्योंकि वो क्या है कि वो आपके आसपास के 4 से 5 किलोमीटर की जगहों पर जाकर के जो आपके लिए औषधियाँ चाहिए वो गाय चर के आती है, और उसके एक्सट्रैक्ट में, उसके गोबर में वो सारी चीज़ अवेलेबल होती है। अब आप कहेंगे गाय का गोबर भी हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन जिन घरों में गाय के गोबर की लिपाई होती थी तो तलमों के माध्यम से अपने आप वो सारे के सारे गुण आपके शरीर में पहुँचते हैं। तो गाय का गोबर, आप कहेंगे गाय का गोबर भी हमारे काम का नहीं, गाय का दूध भी हमें नहीं यूज़ करना, तो गाय का गोमूत्र आपको प्रयोग नहीं करना। आप कहीं से निकल रहे हैं, सड़क पर गाय ने गोमूत्र किया हुआ है, तो गाय के गोमूत्र में वेपोराइजेशन की बहुत अच्छी सामर्थ्य होती है। जैसे ही वो गोमूत्र करती है तो आप यदि थोड़ी दूर पे हैं तो अपने आप आपके श्वसन तंत्र में वो गाय के मूत्र की जो वेपर्स हैं वो जाने लगती हैं, उसकी गंध जाने लगती है, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये तो सारी बातें थी जो हम लोगों ने करी कि गाय का क्या क्या यूज़ था, गाय किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, किस तरीके से हम गौ सेवा अभी कर सकते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, हम दिन में घर में ताला बंद करके जाते हैं, किस तरीके से हम लोग गाय की सेवा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप गाय की सेवा कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे करके? आपको क्या करना है, घर का कोई पुराना जो टूटा फूटा, मतलब आपके काम का नहीं हो, कोई बाल्टी, मग्घा, टब, कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप घर के बाहर रख दीजिए। अब आप पहले नंबर की चीज़, जूठन बचाना एक बहुत बड़ा क्राइम मैं समझता हूँ कि जितना आपको खाना है उतना ही लीजिए, परंतु फिर भी घर में किसी रीज़न से कभी कुछ जूठन बच गई तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको नाली में नहीं फेंकना, आपको उसको डस्टबिन में नहीं फेंकना, उसको एक तसले में आपने डाल करके घर के बाहर रख दिया। अपने आप गाय हुआ, भैंस हुआ, जो जानवर निकलते अपने आप खाएंगे, आपका कुछ नहीं गया। आपने उसे डस्टबिन में नहीं फेंका, डस्टबिन में पड़ने के बाद वो सड़ान मारे, वो काम आपने नहीं किया, अन्न की बर्बादी नहीं करी, अन्न का आपने सदुपयोग किया। ये तरीका बहुत पहले से, बहुत पुराने समय से चला आता रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि साउथ इंडिया के बहुत सी जगहों पर, मुझे अभी भी याद है मेरे हॉस्टल में वो सुबह सुबह जो खाना बचता था उसको लेने के लिए वो वहाँ का एक गाय पालने वाला व्यक्ति आता था, साइकिल में 2 बड़े बड़े ड्रम लगा करके उसमें पूरा भर करके ले जाता था और गायों के चारे के साथ मिला करके, भैंसों के चारे के साथ मिला करके उनको खिलाता था। तो ये एक तरीका है जिससे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कोई भी रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। सिर्फ आपको एक घर की बाल्टी एलोकेट कर देनी है कि हाँ भाई, इसमें गाय का कूड़ा रखा जाएगा, गाय को खिलाने वाला खाना रखा जाएगा, इसको हम डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, इसको कूड़ा नहीं फेंकेंगे। हमारे यहाँ शुरू से एक सभ्यता रही है कि कभी भी अन्न को कूड़े में नहीं फेंकने की। वो शायद इसीलिए रही है क्योंकि अन्न बड़ी मेहनत से किसान जब पसीना बहाता है तब वो उगा पाता है। यदि हमारे पास पैसा है, हमारे पास ज़्यादा अन्न है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको उसका दुरुपयोग का अधिकार बन गया है। प्लीज़ आपसे ये निवेदन है कि आज से अन्न को नाली में मत फेंकें, अन्न का सदुपयोग करें, अन्न को आदर दें, और जो कुछ कभी कभार बच गया तो उसको आप एक अलग से पात्र में रखें, और जो आपके घर के बाहर, घर के पास में शाम को, सुबह आप बाहर बस रख दीजिए, गाय आएगी अपने आप खा करके चली जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। तो ये एक बहुत सीधा, सिंपल और इजी तरीका था जिस तरीके से आप भी बिना किसी खर्चे के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी रिसोर्सेज के भी आप गाय की सेवा कर सकते हैं और जीवन का लाभ उठा सकते हैं। अब गाय की सेवा करने से लाभ क्या होगा कि गाय को यदि आपने बछड़े के साथ देखा हो, गाय की कभी आंखों में देखा हो, तो गाय सिर्फ आपको, यदि डिप्रेशन है, यदि हमको डिप्रेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ सुबह उठ करके गाय को देखें। गाय को सिर्फ देखने मात्र से आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी, आपको एक अलग सी पॉजिटिविटी आएगी। और यदि आप बीपी जैसी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो सिर्फ गाय के ऊपर हाथ फेरें। जब गाय के ऊपर आप हाथ फेरते हैं ना तो गाय अपने शरीर को वाइब्रेट करती है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उससे क्या होता है, आपका बीपी जैसा रोग भी बहुत आसानी से चला जाएगा। सो प्लीज़ अन्न को मत बर्बाद करें,
और गाय जो हमारी अर्थव्यवस्था की किसी समय रीढ़ रही है उसको बचाने में सहयोग करें। हर चीज़ के लिए हम लोग सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि गाय यदि हमारे घर के बाहर घूम रही हैं, गाय सड़कों पे घूम रही है, गायों के कारण एक्सीडेंट हो रहा है, गाय क्या होता है, गाय भूखी रह जाती हैं, गाय जाती हैं कूड़ों में से, पॉलीथीन में से जो चीज़ें लगी होती हैं उनको खाती हैं और फिर उनके पेट के अंदर जब ऑपरेशन किया जाता है गौ सेवकों द्वारा तो बहुत टनों पॉलीथीन निकलती हैं। सो ये गलत है। पहले नंबर की बात, हम लोग को पॉलीथीन जैसी चीज़ों को यूज़ नहीं करना। और उसके अलावा जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास खाना बच रहा है, जो सब्जियों के छिलके बच रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप डालिए टब में और वो सारी चीज़ें किसी जानवर का पेट भर सके, किसी की पेट की क्षुधा उससे शांत हो सके, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।